हे गाइस, स्टार गॉड की इस वीडियो में आपका स्वागत है, जहाँ पे नेक्स्ट स्टार कप और भी क्रेजी हो चुका है क्योंकि यहाँ पे बैटल की जगह पे गेम खेला जा रहा है जिसका नाम है गॉगजो डोसांग और इसकी बैटलफील्ड का नाम है कैट टावर और इसके रूल्स काफी क्रेजी है, जहाँ पे जीतने वाले को उस जगह जाने को मिलेगा जहाँ भी वो जाना चाहते हैं। और इवान हॉल और बैम सभी लोग ने इस गेम में पार्टिसिपेट कर लिया है, जहाँ कुछ लोग कैप्टन है तो कुछ लोग हेल्पर, कुछ को हॉस्टेज बचाने हैं तो कुछ को किसी सीक्रेट जगह पर जाना है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हाई बटन को दबा दे, वीडियो में आगे बने रहें। जहाँ एक तरफ तो एक क्रेजी सा गेम स्टार्ट हो रहा था, वहीं पे ल्यूब्लिक और मैसेजात दोनों के अपने अपने हिडन मोटिव्स भी हम देख पाते हैं। वहीं पर टाइमर एक्टिवेट हो जाता है, यानी कि सस्पेंडियम के अंदर जहाँ जीसुंगा फंसा हुआ है। और उस कैट मैप पे हम देखते इवान हॉल को, कालावान को और बैम को, जो कि अलग अलग जगह पर थे। और बैम सोचा था कि भला ये कैसा मैप है। वही इसी बीच एक लाइट बेरर यहाँ पे बैम को बताता है कि अगर वो चाहे तो इस मैप के बारे में उसे और इन्फॉर्मेशन दे सकता है, जिस पे बैम ऑब्वियसली एग्री करता है। और यहाँ इस अनाउंसमेंट के थ्रू हमें पता लगता है कि इस मैप को कहा जाता है टू चॉइसेस, जहाँ पे इसके बारे में यूनिक बात ये है कि ये मैप डिवाइडेड है टू मेन रूट्स के अंदर, जहाँ पे एक रूट जो है वो रेड के अंदर शो किया गया है, यानी कि जंपिंग रूट, और दूसरा ब्लू रूट के अंदर जो कि एक सेफ रूट है। और यही आगे एक्सप्लेन किया जाता है कि जो सेफ रूट है या जो ब्लू कलर का रूट है वो बेसिकली किसी पार्टिसिपेंट को इस तरह से अलाउ करेगा आगे बढ़ने के लिए कि वो सेफली ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन उन्हें काइंड ऑफ स्ट्रेट लाइन में जाना होगा। वहीं पे जो रेड रूट है यानी कि जंपिंग रूट, वहाँ पे कोई भी कैरेक्टर जंप कर सकता है और यहाँ पे उसे काफी सारे बीच के पार्ट को स्किप करने का मौका मिलेगा अपने डेस्टिनेशन पर पहुँचने का। और इतना ही नहीं, एक जंपिंग स्टैंड बिल्कुल बगल में डेस्टिनेशन के, यानी कि अगर इस पाथ को फॉलो किया जाए, इस डेंजरस पाथ को, तो इस डेस्टिनेशन पे काफी जल्दी पहुंचा सकता है अपने पार्टिसिपेंट को। ऑब्वियसली यहाँ पर भी एक कैच है, और ये चीज थी कि उनको फाइट करना होगा एक स्पेशल मैप बॉस से, जो कि अंदर बंद होगा एक स्पेशल प्रिजन के उसी सेम फील्ड में, यानी कि जंपिंग स्टैंड के पास। जहाँ में उस प्रिजन के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन किया जाता है कि कैसे इसका जो स्ट्रक्चर है वो एक क्यूब की तरीके से है, जिसके अंदर एक एनिमी बंद है। और जैसे जैसे पार्टिसिपेंट अपने रूट में आगे बढ़ेंगे उन्हें इस तरह के प्रिजन देखने को मिलेंगे, और उस टाइम पर वो चूज कर सकते हैं कि आखिर उस अंदर के प्रिजनर से फाइट करना चाहते हैं या नहीं। लेकिन ऑब्वियसली जो जंपिंग रूट है उसके अंदर स्पेशल प्रिजन है, और इस केस में उनको फाइट करना ही होगा उनके एनिमी से। और स्पेशल फील्ड के अंदर ये चीज लगातार चलती ही रहेगी, चाहे कितने भी नंबर ऑफ टन्स क्यों ना हो जाए। प्लस जो स्पेशल प्रिजन के एनिमीज हैं वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी होंगे। वही दूसरी तरफ जो मैप है उसके पास एक लिमिटेशन है, यानी कि 20 टर्न्स की। और अगर पार्टिसिपेंट 20 टाइम्स में सीधे अपनी डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंचते तो इस गेम को हार जाएंगे। और स्पेसिफिकली स्पीकिंग, बैम के केस में अपने मास्टर को हमेशा के लिए खो देगा। और इसके साथ ही गेम जल्दी शुरू होने वाला था, जहाँ पे अनाउंसर पूछता है बैम से क्या वो सब चीजें समझ गया, जिससे बैम हामी भरता है। और इसके साथ ही अगले पल अनाउंसमेंट के थ्रू हम देखते हैं कि क्या सबसे पहला टर्न स्टार्ट हो जाता है, और हम सभी को आगे मूव करते हुए देखते हैं, जहाँ बैम के सामने एक काफी क्रेजी सा प्रिजन आ जाता है। और इतना ही नहीं, हमें लाइट हाउस के अनाउंसमेंट के थ्रू ये पता लगता है कि इन सभी को एक पर्सनल कैट दी गई है, जिसको हम बैम के बगल में देखते भी हैं। और यही कैट उन्हें हेल्प करेगी इस मैप में आगे बढ़ने के लिए, जिस भी डायरेक्शन में जाना चाहें। लेकिन ऑब्वियसली ये आगे बढ़ते वक्त इनके रास्ते में जो भी प्रिजन आएंगे उनके अंदर के एनिमीज को उनको एलिमिनेट करना होगा 10 मिनट के अंदर, तभी वो आने वाले पार्ट में आगे बढ़ सकते हैं। जब बैम अब क्वेश्चन पूछता है कि अगर वो प्रिजन के अंदर के एनिमीज को 10 मिनट के अंदर खत्म नहीं करता तो क्या होगा। इस केस में वो लाइट हाउस पर्सन बताता है कि कैसे उसे वेट करना होगा नेक्स्ट टर्न के लिए, यानी कि उसे एक तरीके से एक मौका छीन लिया जाएगा, 20 टर्न में से उसका एक टर्न कम हो जाएगा। इस केस में अगर इसको सिंपल भाषा में एक्सप्लेन करे तो अगर कोई पार्टिसिपेंट प्रिजन की डोर को नहीं खोलता, एनिमी को एलिमिनेट नहीं करता, तो इस केस में उसे लॉस होगा एक टर्न का। और इसीलिए यहाँ पे एडवाइस दी जाती है कि अगर वो अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँचना चाहता है टाइम रहते, तो उसे एनिमी से फाइट करते रहना चाहिए। और उसके बाद फाइनली बैम अपना डिसीजन लेता है और बताता है कि वो 3 स्क्वायर से स्ट्रेट जाना चाहता है, जहाँ कैट उसको बिल्कुल टेलीपोर्ट कर देती है सीधे प्रिजन के सामने, जहाँ पे बैम के सामने ये जो क्यूब था इसके अंदर यहाँ पे वो चूज कर सकता था फाइट करने के लिए इसके गेट को खोलकर, या फिर वो दूसरा टर्न ले सकता था। जब बैम पहले डिसीजन देता है कि वो इस एनिमी से फाइट करेगा, जहाँ पर उस गेट को ओपन होते हुए भी देखते हैं। लेकिन साथ ही एक एडवाइजर भी आती है कि अगर इस केस में 10 मिनट में बैम नहीं हराता तो उसे यहीं पर रुकना पड़ेगा नेक्स्ट टर्न तक। वहीं दूसरी तरफ प्रिजन में से हम काफी अजीब से क्रीचर्स को बाहर निकलते देखते हैं, जिनकी नंबर्स काफी ज्यादा थे। और यहाँ पर बैम डिसाइड कर लेता है अपने ऑब्स क्रिएट करने के साथ ही कैसे 10 मिनट के अंदर इन सभी को हराना होगा।
लेकिन तभी यहाँ पर एक और अनाउंसमेंट होती है जहाँ पे क्लैरिफाई कर दिया जाता है कि एलिमिनेटिंग का मतलब है यहाँ पे मारने से, यानी कि उन्हें एनिमीज को खत्म करना होगा। और इन केस अगर एक भी एनिमी सांस लेता हो बच गया 10 मिनट से पहले, तो इस केस में उन्हें मारा हुआ नहीं माना जाएगा। वही दूसरी तरफ इनकी बैटल को हम स्टार्ट होते हुए देखते हैं, यानी कि एक तरफ है अजीब सी क्रीचर्स की आर्मी और दूसरी तरफ बैम, जहाँ पे बैम अपने शिनशू का यूज करके इन सभी को काफी आराम से पेल रहा था। जहाँ पे बैम को फील तो होता है लोग काफी स्ट्रॉन्गर हैं, लेकिन इसी बीच बैम फील करता है कि उसके सामने जो अपोनेंट है वो उन सभी लोगों का लीडर हो सकता है, जो कि चिल्ला रहा था फ्रीडम, यानी कि उन सभी को आजाद होना था इस प्रिजन से। वहीं बैम इस लीडर पे अब अटैक कर देता है क्लोज रेंज से। वहीं अब सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं यामा को, जो कि देख रहा था अपने सामने कि इसके सामने कैसे बहुत सारे बंच ऑफ प्रिजन से स्ट्रेट लाइन के अंदर, जहाँ यहाँ का अनाउंसर यामा को बताता है कि याशा की तरफ से यामा को ये गिफ्ट है, यानी कि स्ट्रेट लाइन में वो अपने डेस्टिनेशन पहुंच सकता है, बस उसे बंच ऑफ प्रिजन्स को क्लियर करना होगा। और इतना ही नहीं, एक नकल हेड कैनिन के लिए इस तरह का मैप सबसे इजी हो सकता है, जहाँ से स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से आगे बढ़ते रहना होगा हर एक एनिमी को एलिमिनेट करते हुए। पर इतना ही नहीं, अनाउंसमेंट एक तरीके से ताना देते हुए यामा को ये भी कहता है कि लॉर्ड याशा ने कहा है कि यामा अपने आप को ज्यादा थका ना ले इन सभी एनिमीज को खत्म करते हुए याशा तक पहुंचने से पहले। जब यामा उस अनाउंसमेंट को भी काफी ज्यादा धमकाता और कहता है कि तुम मेरे से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए, सिर्फ इसलिए कि मैं तुम्हें देख नहीं सकता, तुम भी मेरे हाथों से नहीं बचोगे और ऐसा होने का कोई चांस नहीं है कि मैं थक जाऊंगा सिर्फ कुछ एनिमी से फाइट करके। या यामा वापस से याशा को किसी तरह से प्रोवोक करने की कोशिश भी करता है, कहकर कि क्यों ना मर्द की तरह आमने सामने 1 to 1 फाइट करे, जैसा कि मैन टू मैन फाइट होती है, ना कि बेफालतू की चीजों को करके जहाँ तुम छुपे हुए कावट की तरह। और यहाँ तक भी कहता है, क्या तुम सेम ही चाहती हो कि मैं तुम तक आने से पहले काफी थक जाऊं इन बंच ऑफ एनिमी से फाइट करते करते। जब याशा एक स्माइल के साथ यामा को जवाब देता है कि तुम इतनी जल्दी नहीं बोलना चाहिए, क्यों ना तुम पहले देख लो इस प्रिजन के अंदर है क्या। वही पर गेम फाइनली स्टार्ट होता है यामा की साइड भी, और कैट यहाँ पे पूछती है कि आखिर वो कैसे मूव करना चाहेगा, जिसपे यामा का आंसर सिंपल था कि उससे जितना आगे तक पहुंचाया जा सकता है एक बार में उतनी दूर तक वो जाना चाहेगा। वही यामा के पास भी वही ऑप्शंस आते हैं, यानी कि या तो प्रिजन गेट को ओपन करके फाइट करे या फिर वेट करे नेक्स्ट टर्न का। और यहाँ पे भी यामा भी उस गेट को ओपन करता है, और यामा के सामने भी काफी अजीब से क्रिएचर्स आते हैं। वहीं पे याशा यहाँ पे यामा को एक लिटिल सीक्रेट बताता है कि कैसे जैसे उसने कैनिन के साथ उनका ब्रेन वॉश किया था, ठीक इसी तरह से इन क्रिएचर को भी उसने कैप्चर करके ब्रेन वॉश कर लिया और वो उन्हें डोमिनेट करते आ रहा है। और ये लोग इस तरीके से एक तरीके का हॉस्टेज ही है यहाँ पे याशा के लिए। और इतना ही नहीं, याशा ने इन स्पीसीज से स्पेसिफिकली ये वादा किया है कि अगर वो इस गेम में जीत जाते हैं तो उन्हें अपनी फ्रीडम मिल जाएगी। यानी एक तरीके से याशा यहाँ पे इन सभी लोगों से मजे ले रहा है, वो भी काफी सैडिस्टिक वे में। और यहाँ पर याशा बेसिकली यामा को ये बता रहा था कि कैसे यामा को यहाँ पर चूज करना होगा कि किसी और को मारकर अपनी स्पीसीज को बचाना चाहता है, या फिर वो अपनी स्पीसीज को यानी कि होस्टेज को जो कैनिन लोग हैं उनको मरने देना चाहता है दूसरे लोगों को फ्रीडम के लिए फाइट करते हुए देखकर। जब यामा को जब ये बात समझ में आती है तो उसे और भी ज्यादा गुस्सा आता है। वहीं दूसरी तरफ बैम को भी अब ये चीज समझ में आने लगती है जब वो पूछता है कि आखिर उसके सामने के एनिमीज फ्रीडम फ्रीडम क्यों चिल्ला रहे हैं, आखिर चक्कर क्या है यहाँ पर। और वहीं पर हम देखते हैं लाइट हाउस में से ही अनाउंसमेंट होती है जो बैम को समझाता है कि कैसे याशा ने प्रॉमिस किया था इस स्पीशीज से कि अगर वो किसी तरह से उसको हरा दे और या फिर तुम एक टर्न के लिए भी रोक ले तो इस केस में उनको उनकी फ्रीडम मिल जाएगी। और यहाँ पर बैम को फाइनली चॉइस दी जाती है कि बैम क्या करेगा। अगर उसे बुरा लग रहा है इस स्पीशीज के बारे में और उनकी फ्रीडम वो चाहता है तो उसे अपना टाइम वेस्ट करना होगा, यहाँ पर रुक कर अपनी हार मानकर अपने खुद को गोल को सेक्रीफाइस करके, या फिर बैम इन सभी को इनडिस्क्रिमिनेटली मार सकता है ताकि अपने गोल को अचीव कर सके और आगे बढ़ सके। जब बैम इस बात को समझकर सोचता है कि ये चीज कितनी ज्यादा क्रूल है। और अब हमें कुछ पास्ट के मूवमेंट्स दिखाए जाते हैं जो कि कैट टावर के थे बिल्कुल गेम स्टार्ट होने से पहले, जहाँ सभी लोग यहाँ पर अवेलेबल थे जो भी इस कैट टावर में थे। और यहाँ पर हम देखते हैं कून को, हॉकनी को, सिविशु को और बाकी लोग को। चाहे यहाँ पे अनाउंसमेंट के थ्रू उन्हें पता लगता है कि वो जो गेम खेलने वाले हैं उसका नाम है कैट एंड माउस। और जैसा कि नेम सजेस्ट कर रहा है, यहाँ पे कैट टावर के अंदर रियलिटी में काफी सारे चूहे हैं जो कि दौड़ रहे हैं अलग अलग डायरेक्शन में, और जो भी हेल्पर इन चूहों को पकड़ेगा वो कैट टावर से सीधे टेलीपोर्ट हो जाएगा मैप के उस रूट पे जहाँ पे भी उनकी चॉइस है। लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पे भी एक कैच है, यानी कि गेम के बैलेंस को बनाए रखने के लिए जब ये लोग यहाँ से टेलीपोर्ट करेंगे चूहे को पकड़ के तो उन्हें कम से कम 4 स्क्वायर दूर रखा जाएगा कैप्टन से, जो कि इस समय फील्ड पर है। लेकिन वही इसके ठीक अपोजिट, अगर एक एनिमी ने एक चूहा पकड़ लिया तो इस केस में उनको एक रैंडम स्क्वायर पे भेज दिया जाएगा ठीक कैप्टन के बगल में।
लेकिन वही अगर टर्न 10 पहुंच चुका है तो उस केस में उन्हें डायरेक्टली भेज दिया जाएगा रिगार्डलेस ऑफ कैप्टन कहाँ पर है, और चाहे उनके एलाई हैं या फिर एनिमी जिन्होंने माउस को पकड़ा है। एंड ओबियसली यहाँ पे लाइट हाउस का यूज करके कम्युनिकेट भी किया जा सकता है फील्ड और हेल्पर्स के बीच में, ताकि गेम के एलिमेंट्स को और भी ज्यादा यूज किया जा सके अच्छे से। जहाँ एक तरफ तो लाइट बीरर को ये कम्युनिकेशन की सुविधा दी गई थी, वहीं स्पीयर बीरर को एक अलग तरह का प्लेटफॉर्म दिया गया था ऑब्जर्वेशन के लिए, जहाँ से आप सीधे फील्ड के ऊपर किसी के ऊपर अटैक कर सकते हैं। और अगर किसी भी पार्टिसिपेंट को ये स्पेयर लग जाता है तो इस केस पे उनको फील्ड से बाहर निकाल दिया जाएगा। एंड ऑब्वियसली गेम अभी यहीं पे खत्म नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे बैम की जो साइड के हेल्पर्स है इनका नंबर काफी ज्यादा है। तो यहाँ पर मैशनी और जो 4th कमांडर के न्यू डिवीजन कमांडर्स हैं, ये सभी लोग भी इनको रोकने के लिए यहाँ पर कोशिश करेंगे, और वो भी ये कैट और माउस का गेम खेलेंगे। जहाँ पे शिवशोर को दोनों परेशानियां पड़ गए थे, क्योंकि यहाँ पे मैशनी भी डायरेक्ट इन्वॉल्व हो रही थी, और उसके अगले पल इन सभी को अब पॉकेट्स दिए जाते हैं ताकि वो अपनी अपनी पोजीशन को चूज कर सकें। जहाँ इसके बाद इन सभी को टेलीपोर्ट कर दिया जाता है सीधे कैट टावर के अंदर, और हमें दिखाया जाता है सबसे पहले कैट टावर के अंदर हां सुंग यू, जो कि सोच रहा था कि आखिर ये कैसा कैट टावर है। ऐसा लगता है जैसे उसने इस जगह को पहले भी देखा हो, और उसे फील आ रही थी कि कैसे इस जगह पर मल्टीपल रूम हो सकते हैं, लेकिन कोई रूम से बाहर जाने का रास्ता नहीं दिख रहा। और यहाँ पर हां सुंग यू ऑब्जर्व करता है कि यहाँ पे दोनों रूम के साइड में ये 3 छोटे छोटे होल्स हैं, लेकिन आखिर ये किस पर्पज के साथ बनाए गए हैं और दूसरी साइड क्या है। वहीं पे हां सुंग यू चाहता था कि वो इवांग हॉल तक पहुंचे किस तरह, और पता कर सके कि आखिर इवांग हॉल क्या करने की कोशिश कर रही है। और तभी एकदम से अनाउंसमेंट के थ्रू हम देखते हैं फ्लड गेट्स को खुलते हुए, यानी कि उन होल्स के अंदर से काफी सारा पानी आता है, जो कि नेचुरल पार्ट था इस गेम का। जहाँ पहले तो हां सुंग इस वाटर को रोकने की कोशिश करता है अपनी शिनशो एबिलिटी से, लेकिन फिर वो गौर करता है कि कैसे ये जो वाटर ये नेचुरल पार्ट है इस गेम का, और शायद ये वाटर फ्लो अपने साथ ही होल के किसी एरिया से लेकर जाएगा पार्टिसिपेंट को, जिसकी वजह से हां सुंग इस चीज को छोड़ देता है। वही हम नोटिस करते हैं कैट टावर के अंदर वाइट, डोवान और क्राका भी अलग अलग जगह पर थे, जो कि इस वाटर फ्लो से डील कर रहे थे। और फाइनल अनाउंसमेंट के साथ ही इनको कहा जाता है कि इन्हें जल्दी से जल्दी उन चोर को ढूंढना होगा यहाँ से निकलने के लिए। बट ऑब्वियसली वो अकेले ऐसे नहीं है जो कि इन चोर के पीछे पड़े हैं, इनके अलावा और भी लोग हैं जो कि इस गेम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी कि मैशनी जहाद की टीम के मेंबर्स और 4th कमांडर ल्यूब्रिक के नए मेंबर्स। और हम देखते हैं हां सुंग यू को सबसे पहले एक अपोनेंट से फाइट करते हुए, जो कि एक वैलेंट मेंबर था। वही कैट टावर की दूसरे पार्ट के अंदर हम वाइट को देखते हैं, जो कि अच्छा फील नहीं कर रहा था, क्योंकि उसके पैर जो गीले जो हो गए थे। वहीं पर उसे काफी बुरा लग रहा था इस प्लेस को लेकर, क्योंकि काफी रूड था उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से। और वाइट चाहता था कि वो जल्दी से जल्दी इस जगह से निकले, और हम देखते अगले पल कि उसे एक चूहा दिख भी जाता है, जिसको देखकर वाइट खुश भी हो जाता है। लेकिन ऑब्वियसली उसके सामने भी एक एनिमी था, जो कि उसे सरप्राइजिंगली पहचानता भी था, और कहता है कि वो काफी ऑनर फील कर रहा है कि लॉर्ड वाइट उसके अपोनेंट हैं। जहाँ वाइट कहता है मुझे ये तो नहीं पता तुम कौन हो, लेकिन तुम्हें अपनी आवाज को थोड़ा धीरे रखना चाहिए, वरना तुम उस चूहे को कहीं डरा कर भगाना दो। और हम देखते हैं कि वो पर्सन कोई और नहीं बल्कि डिवीजन कमांडर ऑफ द न्यू 4th आर्मी कॉर्प लुपोबिया योरायो है, जिसके मल्टीपल हाथ थे, और वो सभी हाथों को जोड़कर यहाँ पे वाइट को कह रहा था कि मैं काफी ग्रेटफुल हूँ जो आपकी मौत से ठीक पहले आपसे बात कर पा रहा हूँ, मैं काफी ऑनर फील कर रहा हूँ योर मैजेस्टी। जहाँ एक तरफ वाइट बैटल के लिए रेडी हो रहा था अपनी शॉट को पकड़ के, वहीं दूसरी तरफ योरायो अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता है, अपने बारे में बताता है और कैसे ल्यूब्रिक के लिए काम करता है। लेकिन ऑब्वियसली वाइट को इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन योरायो यहाँ पे एक ऑफर देता वाइट को, और कहता है कि जो ल्यूब्रिक है यानी कि उनकी कॉर्प कमांडर, वो चाहते हैं कि वो वाइट उनका साथ दे कुछ टाइम के लिए, क्योंकि उसके पास पहले से इतनी पावर है और इस वॉर के अंदर उसके लिए और कुछ भी नहीं रखा। तो क्यों ना इस माउस को वो यहाँ पे योरायो को लेने दे, और बदले में वो उसे यहाँ से सेफली जाने देगा। लेकिन वाइट यहाँ पे इसकी बातों में नहीं आता, कहता है कि मैं इस ऑफर को पास करूंगा, क्योंकि मेरे पास अभी भी यहाँ पे कुछ अनफिनिश्ड बिजनेस है। जो चीज एक आखिरी दावत जो यहाँ पे वाइट करने वाला है इस बैटल के अंदर, जहाँ पे वो शायद बैम को रेफर कर रहा था। जहाँ पे योरायो को तो कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन वाइट यहाँ पे चीज क्लियर कर देता अपनी स्वॉर्ड निकाल के कि वो किसी के साथ टीम अप नहीं करने वाला, वो या तो उन्हें अपने सामने सरेंडर कर देगा या फिर उन्हें निकल जाएगा। वाइट ये भी क्लियर कर देता है कैसे बहुत लंबे समय तक लोगों को लगा कि वो एक बहुत बड़ा लीडर है और उन लोगों ने उसे फॉलो किया था, लेकिन इन रियलिटी में वाइट तो सिर्फ एक शिकारी है अपने नेचर से ही, और इसलिए इन द एंड काफी लंबे समय तक कोई भी उसके साथ नहीं रह सकता। जब बात को बिगड़ते हुए देखकर योरायो भी फाइट के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन वाइट यहाँ पे ध्यान देता है कि जो चूहा है वो उनकी इंटेंस फाइटिंग की वजह से शायद पहले ही डर के भागना शुरू कर देता है, और यहाँ पर दोनों ही चूहे को पकड़ने के लिए एक साथ झपटते हैं।
जैसा कि कोई भी पर्सन सोचता, लेकिन हम यहाँ पे नोटिस करते हैं कि एक तरफ यूरायो यहाँ पे चूहे को पकड़ना चाह रहा था, लेकिन हम नोटिस करते हैं कि वाइट तो यहाँ पे उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा था और वाइट एकदम से अटैकिंग पोजीशन में था, कहते हुए कि उसने क्या सोचा था कि चूहे को पकड़ लेगा इससे पहले कि वाइट उस तक पहुंचे। यहाँ से गलत फहमी हो गई कि वो लुबिया फैमिली का इतना हाई लेवल का मेंबर है, तो यहाँ पे वाइट की शॉट से कट नहीं कर सकती। लेकिन चाहे रीजन कुछ भी रहा हो, वाइट के अकॉर्डिंग ये चीजें काफी फुलिश थी यूरायो के साइड से, और उसके शॉट अटैक को देखते जो काफी मैसिव लाइट का थ्रू था, और यूरायो अपने चारों या फिर ऐसा कई 8 हाथों का यूज करके उसे रोकता है। और इतने नहीं, यूरायो यहाँ पे काफी कॉन्फिडेंस के साथ भी कहता है कि मैं तो सिर्फ ये सोच रहा था कि मैं तुम्हारे शॉट को कभी ब्लॉक कर सकता हूँ, तो क्या ये चीज मुझे एक फूल बनाती है। जिस पे वाइट स्माइल के साथ कहता है कि क्यों ना हम देखें कि तुम मेरा नेक्स्ट अटैक रोक पाते हो या नहीं। वहीं पे वाइट काफी इम्प्रेस भी था कि ये पर्सन कोई नॉर्मल गॉब्लिन तो नहीं है। वहीं पे यूरायो बताता है कि वाइट बिल्कुल सही है, वो काफी डिफरेंट है ह्यूमन से, जहाँ वो आगे एक्सप्लेन करता है कि कैसे टावर के अपने कुछ लॉज हैं जो कि एब्सोल्यूट है ह्यूमंस के लिए। लेकिन शायद वाइट को ये बात पता हो कि वो सारे लॉज एक तरीके से काफी लीनियंट है या फिर अच्छे से अप्लाई नहीं होते दूसरी स्पीशीज के ऊपर जो टावर में एग्जिस्ट करती हैं, जैसे कि गोब्लिन। जहाँ पे यूरायो एक एग्जाम्पल भी देता है कि कैसे फॉर एग्जाम्पल एक ह्यूमन तब तक एक टेस्ट को पास करके अंदर नहीं आ सकता इनर लेवल के, लेकिन एक ऑब्जेक्ट को अंदर लाया जा सकता है। और यह रिवील होता है कि कैसे उसका जो कमांडर था और जो वर्कशॉप है इन दोनों ने मिलकर इस हिंट को यूज किया और उन्होंने मिक्स किया ह्यूमन और नॉन ह्यूमन बींग्स को, ऐसे बींग्स क्रिएट करने के लिए जो कि ह्यूमन भी हो लेकिन सेम टाइम पे डिफरेंट भी हो उनसे, और इनके पास स्पेशल एबिलिटी होगी जो डिफाई कर सके लॉज को जो कि इस टावर के अंदर अप्लाई नहीं होते ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, मशीन के ऊपर या एनिमल के ऊपर। और इस रिसर्च के थ्रू ये बंदा बॉन्ड हुआ है। एंड ऑब्वियसली ये परफेक्ट तो नहीं है, लेकिन फिर भी इनके ऊपर काफी सारे लॉज जो टावर के हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते, और इसलिए ये चीज इनको काफी पावरफुल बनाती है। और ये सारी एक्सप्लेनेशन इसलिए दी जा रही थी, यहाँ पे गोब्लिन ने कहना चाहता था कि उसे बनाया गया कैप्चरिंग आइटम्स इन द टावर का यूज करके, जिसका सिंपल सा मतलब है कि जो एलिस स्वॉर्ड है जिसको हराया नहीं जा सकता इस टावर के अंदर, ये लॉ उसके ऊपर काम ही नहीं करता। और यूरायो एक तरीके से वाइट का एक नेचुरल एनिमी है, जहाँ वाइट जाने के बाद भी इम्प्रेस नहीं होता और कहता है कि तुम तो सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट हो जिसको लोगों ने बनाया अपने आप को कंफर्ट देने के लिए, जो कि इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से परेशान है और अपने आप को छोटा समझते हैं हमारे जैसे लोगों के सामने। और इतना ही नहीं, वाइट ये भी क्लियर कर देता है कि आज से पहले भी ऐसे काफी सारे फील्ड एक्सपेरिमेंट उसके सामने आए थे, लेकिन कोई भी टिक नहीं सका। लेकिन इसके सामने यूरायो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट था और कहता है तो क्यों ना हम फाइंड आउट कर ले कि मैं भी वो फील्ड एक्सपेरिमेंट हूँ या नहीं। नहीं कहने के साथ ही अपनी स्पेशल एबिलिटी को चालू कर देता है, कहते हुए कि देख ही लेते कि आखिर में तुम्हारी शॉर्ट को और तुम्हें डिफीट कर पाता हूँ या नहीं। जो वाइट का कहना था कि चलो कम से कम ये बोरिंग तो नहीं होगा। और इतना कहने के साथ ही वाइट यहाँ पे दूसरे खतरनाक स्लैश अटैक भी करता है, कहते हुए कि जरूर तुम्हें बुरा फील नहीं होना चाहिए जब मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। लेकिन इसके काउंटर में हम देखते हैं उस गोब्लिन को मल्टीपल हैंड्स यूज करते हुए, जैसे कि बुद्धा के 1000 हैंड्स होते हैं, कुछ वैसा इंस्पिरेशन यहाँ लिया गया है, जो कि अपने बेयर हैंड का यूज करके यहाँ पे सारे स्लैशेस को ब्लॉक कर रहे थे। जहाँ ऐसा होते हुए देखकर वाइट थोड़े समय के लिए पीछे हट जाता है। वहीं पे गॉब्लिन काफी कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था तुम्हारी ये स्वॉर्ड मेरे ऊपर काम नहीं करने वाली। और ये गॉब्लिन यही नहीं रुकता, वो कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था मैं तुम्हारे स्वॉर्ड को काफी इजीली ग्रैब कर सकता हूँ। और इतना ही नहीं, कॉन्फिडेंस वो यहाँ तक भी वाइट को कह देता है क्या तुम्हें डर लग रहा है मुझसे, क्योंकि तुम हमेशा से अपनी स्वॉर्ड के ऊपर रिलाई किए हो, और आज तुम आज एक ऐसे एनिमी के सामने हो जो कि तुम्हारे स्वॉर्ड से अफेक्टेड ही नहीं है, तो तुम्हें कैसा फील हो रहा है। जब वाइट यहाँ पे गॉब्लिन को ऐसे बड़बड़ाते हुए देखकर कहता है कि सही में तुम काफी बोलते हो, मैंने तो अभी तक अपनी सेकंड कॉम्बो को फिनिश तक नहीं किया और तुमने बोल भी दिया। जहाँ पे गॉब्लिन अब अपनी आंखें खोल के देखता है अपने अगल बगल, जहाँ इतने सारे मल्टीपल स्प्लैशेस आ रहे थे सारे डायरेक्शन से, जहाँ उसको समझ नहीं आता कि इतने कैसे हो सकते हैं। लेकिन फिर भी वो यहाँ पे बिल्कुल भी सरप्राइज को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता और भी सारे मल्टीपल हैंड्स का यूज करके उन सभी को ब्लॉक करने की कोशिश करता है और कहता है कि कैसे मैंने तुम्हारे अटैक को ब्लॉक कर लिया, क्या तुम आओ इम्प्रेस्ड हो। लेकिन वही दूसरी तरफ वाइट बिल्कुल भी नहीं रुकता और वो कहता है कि अगर इससे भी ज्यादा शॉट्स होगी तब तुम्हारे हाथ क्या करेंगे। जहाँ पे अब इस गॉब्लिन को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पे वाइट ने अपने शॉट को सिर्फ एक बार स्विंग किया था, तो आखिर इतने सारे स्लैशेस कैसे आ सकते हैं। और भला एक ही सिंगल स्लैश से या कॉम्बो से इतने स्लैशेस लगातार आते ही जा रहे हैं जिनका कोई अंत ही नहीं है। और फाइनली हम देखते गॉब्लिन के एक हाथ को भी कटते हुए, जहाँ पे उसको लग रहा था इससे पहले कि वो सभी को स्टॉप कर सकता है, लेकिन अगले ही पल उसके सारे हाथ एक ही बार में कट जाते हैं।
और इन सारी स्लैशेस के बाद फाइनली गॉब्लिन को रियलाइज होता है कि आखिर वो इनको क्यों नहीं रोक पाया, और इसका रीजन उसे तभी समझ में आ गया था जब उसका सबसे पहला हाथ स्लाइस किया गया था। और वो रीजन ये था कि जैसे ही सॉर्ड उसके ऊपर अटैक की वो उसे ऑटोमेटिकली उस लॉ के अंदर ले आई, जिससे वो आज तक एस्केप कर पा रहा था। और ना ही यहाँ पे योकायो उतना ही ज्यादा फास्ट था कि सॉर्ड स्लैश को रोक सके। जहाँ वाइट ऐसा होते हुए देखकर उसे कहता है कि तुम्हें अपने आप को लेकर इतनी बड़ी बातें नहीं सोचनी चाहिए कि तुम मेरे अटैक को रोक पाओगे, लेकिन तुम फिर भी काफी बड़े बोले हो। एंड ऑब्वियसली वाइट ये चीज पहले अटैक के साथ भी कर सकता था, लेकिन जब गॉब्लिन जिस तरह की बातें बोली ये चीज ने काफी ज्यादा उसके प्राइड को हर्ट कर दिया। वही दूसरी तरफ गॉब्लिन को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पे वाइट कर क्या रहा है, क्या उसे अच्छा फील कराना चाह रहा है या फिर उसे धोखे में रखने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सबसे मजेदार बात तो ये थी गॉब्लिन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि दोनों ही चीजें उसके लिए बुरी नहीं थी उसके एंड के मोमेंट में। वही वाइट उस चूहे को वापस ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि आखिर चूहा भाग कर गया कहाँ, और हम उसे अपने मुंह से कुछ अजीब सी आवाजें भी निकालते हुए देखते हैं चूहे को बुलाने के लिए कि कैसे लिटिल माउस जल्दी से बाहर आ जाओ। वही दूसरी तरफ कैटॉर में डोवान और क्राका एक साथ थे, जिन्होंने एक और आर्मी को यानी कि एनिमी को हरा दिया था। जब डोवान का कहना था कि ये लोग उतने टफ भी नहीं है, तो आखिर यहाँ पे कर क्या रहे हैं। जहाँ डोवान आगे ये भी कहती है कि उसने कभी सोचा नहीं था कि एक स्लेयर के साथ यहाँ पे टीम अप करेगी फाइट करने के लिए, लेकिन चीजें सही में काफी बदल गई हैं, खासकर जो ओल्ड स्लेयर्स है उनसे। तो वहीं पे क्राका कहता है कि मैंने तुमसे तुम्हारी मदद कभी नहीं मांगी, तुमने वैसे ही अपनी नाक बढ़ाई है मेरे काम में और खुद ही आकर यहाँ पर हेल्प की। और अगर तुम कह रही हो कि जो पुराने ओल्डर स्लेयर थे वो काफी महान थे, तो तुमने सही में मेरी इंसल्ट की है। डोन कहती है कि अगर ऐसा है तो मेरा ये मतलब नहीं था, तुम इतना सेंसिटिव नहीं होना चाहिए। मैं तो बस ये कह रही थी कि जो अभी के स्लेयर है वो बहुत ज्यादा ह्यूमन है पहले के स्लेयर से। जाओ स्पेसिफिकली क्राका को और बैम को रेफर करी थी, और उसके साथ ये दोनों अब वापस से चूहे को ढूंढने के काम में लग जाते हैं। जहाँ डोन यहाँ पे रास्ते को लीड करी थी कहते हुए कि मुझे फॉलो करो किड। जब मैं क्राका को अपने आप को ऐसा किड सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वही दूसरे हाँ से अभी भी वाटर से और एनिमी से दोनों से ही डील कर रहा था, और वो कह रहा था कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि यार कोई मुझे स्टॉक करे, क्या तुम वॉल के उसी टाइम से मेरे पीछे पड़े हो। जहाँ ये फैलन कहता है कि ऑब्वियसली मैं तुम्हें फॉलो नहीं कर रहा था, ये कोइंसिडेंस है, लेकिन फिर भी काफी अच्छा है। जहाँ ऑब्वियसली हांस भी इसको लेकर काफी ज्यादा क्यूरियस था कि बनाई फैलन ऐसा क्यों कह रहा है। जहाँ ये बंदा एक्सप्लेन करता है कि पहले तो सोचता था कि आखिर हांसियों को क्यों परेशान कर रहा है, क्योंकि वो छोटा है और साथ ही में ब्लॉन्डी भी। लेकिन ये फैलन जितना ज्यादा हांसियों को समझता है वो उतना ही ज्यादा स्मेल करता है। जहाँ पे ये स्मेल थी एक हिपोक्रेट की, यानी कि जिसके दो फेसेस हो। जहाँ पे हांसवी पूछता है कि बोला ऐसा क्यों कह रहा है, उसे हिपोक्रेट क्यों मानता है। जहाँ पर ये बंदा फैलन बताता है कि उसे जब उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिली अपने हेडक्वार्टर से, तो उसे पता लगा कि कैसे जो हांसी हुए अलग अलग जगह पे टावर के बहुत सारे रेसिस को उनकी आज़ादी दिलाने की कोशिश कर रहा है किंग जहाज से। एंड ऑब्वियसली बहुत लंबे टाइम तक अपने रियल हिस्ट्री को छुपाकर एक टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर के साथ यानी कि इवान खान के साथ मिलकर टेस्ट फ्लोर पे भी था, लेकिन फिर भी अपने ट्रू नेचर को छुपा नहीं सकता कभी, यानी कि हिपोक्रेट होने का नेचर, जिसे लगता है अपने कमजोर लोगों की मदद करके एक काफी बड़ा जस्टिस कर रहा है। इस पूरे टाइम में इन दोनों की बैटल तो देख ही रहे थे, लेकिन यहाँ पे इस फैलन को ऐसा लग रहा था देखकर कि इसके लिए चीजें पर्सनल है, और वो काफी ज्यादा हेट करते हैं हांसिंग से। जहाँ पे हांसिंग आगे जा रहा था, लेकिन फैलन से फॉलो करते कहता तुम हमेशा के लिए मुझसे भाग नहीं सकते। लेकिन यहाँ दोनों के डिफरेंट गोल्स से हांसिंग यहाँ पे किसी तरह से निकल कर फील्ड पे जाना चाहता था चूहे को पकड़ के, ताकि अपने मेंबर्स की हेल्प कर सके। लेकिन यहाँ पे फैलन एक काफी इंटरेस्टिंग चीज कहता है। उसका कहना था कि तुम्हें पता है कैट टावर के अंदर क्या चीज है, वही लोग जिनको तुम बचाकर उनको आजादी दिलवाना चाहते थे। लॉर्ड याशर ने उन सभी को यहाँ पर होस्टेज रख रखा है, वो सभी स्पीशीज जिनको लॉर्ड ज़ाद प्रोसिक्यूट करते हैं टावर के अंदर, यानी जिनके ऊपर अत्याचार होते आ रहे हैं। और यहाँ पे पता भी लगता है कि कैसे जो लॉर्ड याशरा है उसकी ये एक तरीके की हॉबी है इन तरह के मिक्स्ड वन को कलेक्ट करके रखने की, और वो काफी इंटरेस्टेड है उन सभी को रूल करने में। और ये इस फैलन का कहना था कि अगर हाँ से वो सही में ऐसी स्पीशीज को उनकी आजादी दिलवाना चाहता है तो क्यों ना वो उनकी मदद करे यहाँ से बच के जाने में। लेकिन ऑब्वियसली एक तरीके का ट्रैप था, जहाँ पे वो एक तरीके से उकसा रहा था आंसुंगियो को कि वो इस तरह का डिसीजन ले, ये कहकर कि वो वीक है और वॉलंटरी वर्क करता है जब उसे टाइम मिलता है किसी कमजोर की मदद करने में बाहर में। और इतने नहीं, फैलन ये भी कहता है कि तुमने तो कभी सोचा भी नहीं होगा कि जो तुम उनकी मदद करने के लिए करते हो वो उनकी सिचुएशन को और भी ज्यादा वर्स बना देता है। जब फाइनली हाँ से वो एक अच्छा काउंटर करते हुए उसे कहता है अपने अटैक के साथ ही कि गॉड तुम काफी ज्यादा बोलते हो और लगता है मुझे तुम्हारा मुंह परमानेंटली बंद करना ही पड़ेगा। जहाँ पे हम काफी बड़ा वेव अटैक देखते हैं, लेकिन तब इनके पीछे से ये बंदा कुछ नोटिस करता है कि जो सारा वाटर है वो इसकी तरफ आ रहा है, यानी कि रियलिटी में हाँ से वो इतने से टाइम वेस्ट नहीं कर रहा था, बल्कि सारे
वाटर को धीरे धीरे करके रोक रखा था, जैसा कि कोई डैम काम करता है, और इस चीज को इस फेलाइन ने नोटिस ही नहीं किया था। और इसकी स्ट्रेटजी से हम देखते हैं पूरा वाटर फ्लो एक ही साथ में इस फेलाइन को दूसरे रूम में सीधे बहा के ले जाता है, जहाँ पे देखता है कि आखिर वो पहुंचा कहाँ पर। और इसके साथ ही हमें एक ऐसा रूम दिखाया जाता है जिसके अंदर से एसिड टपक रहा था, लेकिन सरप्राइजिंगली इस फेलाइन को एक चूहा दिख जाता है वहाँ पर। और ये दोनों यानी कि हां सुंग यू और ये फेलाइन दोनों इस चूहे को पकड़ने के लिए उसकी तरफ लपकते हैं, लेकिन वो एसिड जो वहाँ से टपक रहा था वो इन दोनों के रास्ते में आ जाता है और दोनों बाल बाल बचते हैं। वही फेलाइन हां सुंग यू को ताना मारते हुए कहता है, तुमने अभी तो कहा था कि मैं काफी ज्यादा पीछे पड़ा हूँ तुम्हारे, तो भला तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? मैं वैसे भी इस चूहे को पकड़ के सीधे फील्ड पे नहीं जाने वाला, बल्कि तुमसे पहले फाइट करूंगा। वही दूसरी तरफ हां सुंग यू एक क्रेजी अटैक करता है, कहते हुए कि अगर मैं तुम्हारे जाओ होता तो पहले इस बात की चिंता करता कि मैं डूब न जाऊं, लेकिन इससे पहले फेलाइन उस चूहे को पकड़ पाता। हम देखते कि वो चूहा सीधे एसिड में जाके गिरता है हां सुंग यू के अटैक की वजह से, जिसको देखकर बंदा और सरप्राइज जाता और कहता है कि तुमने भला ऐसा क्यों किया? जहाँ हां सुंग यू स्माइल के साथ कहता है कि मैंने उस चूहे को मार दिया ताकि तुम उसे कैच ना कर सको। जहाँ पे इसके पीछे हां सुंग यू की फिलॉसफी थी कि अगर तुम्हें वो चीज ना मिल सके जो तुम चाहते हो तो किसी और को भी वो मिलने ना दो। जहाँ फेलाइन कहता है तुम सही में काफी ट्विस्टेड हो। वही अब इन दोनों के बीच में चीजें और भी ज्यादा हीटेड हो जाती है, और इन आर्गुमेंट्स के बाद ये दोनों और भी ज्यादा इंटेंस बैटल में इंगेज करते हैं। चाहे इन दोनों को वो एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं देखते अपने शिंशु का यूज करके। लेकिन हां सुंग यू तब सरप्राइज होता है जब वो देखता है कि जो फेलाइन ने ट्रांसफॉर्म कर रहा है, यानी कि अपने आप को पावर अप कर रहा है एक तरीके से। लेकिन यहाँ पे हां सुंग यू का अटैक भी यहाँ पे कुछ भी नहीं करता, और हम इसको फाइनली ट्रांसफॉर्म होते हुए भी देखते हैं, जो कि काइंड ऑफ सिमिलर था कैनिन ट्रांसफॉर्मेशन से। और इस ट्रांसफॉर्मेशन का नाम था बीस्टिफिकेशन। और इतना नहीं, यहाँ पे फेलाइन बताता है कि कैसे कैनी से अपने कुछ पार्ट्स को ट्रांसफॉर्म करते हैं, लेकिन ये लोग अपने पूरे बॉडी पार्ट को एक साथ ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, यानी कि बीस्ट बन सकते हैं। इस चीज का बस एक ही डाउन साइड है कि इनको वापस से चेंज होने में थोड़ा टाइम लगता है। वहीं अब जो अटैक सब आ रहे थे हां सुंग यू के थ्रू वो काफी ज्यादा फास्ट थे, और इसकी वजह से इसको काफी ज्यादा डिफिकल्टी भी हो रही थी उस चीज को काउंटर करने में, और किसी भी तरह का डिफेंस भी यहाँ पे काम नहीं आ रहा था जो भी हां सुंग यू सोच पा रहा था। जहाँ पर अभी फेलाइन काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है तुम काफी सरप्राइज लग रहे हो। लेकिन ऑब्वियसली जो भी पहली बार मेरे इस रूप को देखता है वो ऐसे ही सरप्राइज हो जाता है, और वो सभी लोग ऐसे ही मरते हैं इसी सेम लुक के साथ अपने फेस पर। जिसके बाद वाला फाइनल अटैक इस चीज को डायरेक्ट हां सुंग यू को हिट भी करता है, जो उसके नीचे गिरते हुए दिखता है। वहीं पे फेलाइन कहता है कि मेरे को जो इन्फॉर्मेशन मिली थी उसके अकॉर्डिंग तुम काफी रेयर जीनस में से एक हो जो कि 10 ग्रेट फैमिली के सामने अपेयर हुआ है। और जैसे जैसे हां सुंग यू की बॉडी नीचे गिरी थी, यहाँ पे फेलाइन का कहना था कि लगता है सिर्फ कुछ अफवाहें थी और तुम कोई रेयर जीनस नहीं हो। लेकिन हम लास्ट में देखते हैं कि हां सुंग यू अभी भी जिंदा है और उसकी आंखें खुल जाती हैं, और इसके साथ ये चैप्टर यहीं पे ओवर हो जाता है।